आज बात करेंगे उस भारत की जो गांधी के बाद बना। सोचिए, साल 1947, 15 अगस्त की आधी रात, देश आजाद हो रहा था। एक तरफ खुशी का माहौल था। दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना मशहूर भाषण दे रहे थे, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। लोग सड़कों पर थे, जश्न मना रहे थे, सदियों की गुलामी खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक नया सवेरा हुआ है। हर किसी की आंखों में एक सपना था, सपना एक ऐसे देश का जो अपना होगा, जहां सब बराबर होंगे, जहां तरक्की होगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक एहसास था, एक उम्मीद थी। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा गम भी था। देश का बंटवारा हो गया था। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए थे। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर इधर से उधर जा रहे थे। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा था। चारों तरफ दंगे हो रहे थे, हिंसा का माहौल था। ट्रेनें लाशों से भरकर आ जा रही थी। आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। एक तरफ जश्न के दिए जल रहे थे, तो दूसरी तरफ नफरत की आग लगी हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में देश को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय देश के सामने कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या होगा? देश कैसे चलेगा? सरकार कौन बनाएगा? 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मुश्किल काम में लगे हुए थे। हर रियासत की अपनी कहानी थी, अपनी शर्तें थी। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसे कुछ मामले तो बहुत पेचीदा थे। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। अंग्रेजों ने देश को खूब लूटा था। गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा जैसी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी। इस मुश्किल भरे माहौल में देश के नेताओं ने हिम्मत नहीं हारी। उनके सामने एक बिखरे हुए, टूटे हुए और गरीब देश को एक साथ लाने का काम था। उन्हें एक ऐसा भारत बनाना था जिसकी कल्पना आजादी के दीवानों ने की थी। एक ऐसा देश जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले, जहां लोकतंत्र हो और सरकार लोगों की हो, लोगों के लिए हो। ये सफर आसान नहीं था। ये एक आग का दरिया था और इसे तैरकर पार चलेगा। ये कहानी है उसी हिम्मत की, उसी जज्बे की, जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो भाई, देश आजाद हो गया। अब सवाल था कि देश चलेगा कैसे? इसके लिए चाहिए था एक कानून, एक किताब, जिसे हम आज संविधान कहते हैं। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। इसमें पूरे देश से चुनकर लोग आए थे। डॉ राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉ BR आंबेडकर। इन लोगों ने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े। बहुत बहस हुई, चर्चा हुई, हर छोटी बड़ी बात पर सोचा गया। मकसद एक ही था, एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश को एक सूत्र में पिरो सके। संविधान बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस किताब ने हमें कुछ बहुत जरूरी हक दिए, जैसे वोट देने का अधिकार। कमाल की बात यह थी कि यह अधिकार हर किसी को मिला, चाहे वो आदमी हो या औरत, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उस समय दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी अपनी महिलाओं को वोट का हक नहीं दे रहे थे, लेकिन भारत ने पहले दिन से ही सबको बराबर माना। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। संविधान तो बन गया, अब असली परीक्षा थी चुनाव की। दुनिया देख रही थी। कई लोग कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, ये देश गरीब है, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया। 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव था। करोड़ों लोगों ने पहली बार वोट डाला। चुनाव आयोग ने कमाल का काम किया। पार्टियों के लिए चुनाव चिन्ह बनाए गए, ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वे भी निशान देखकर वोट डाल सके। चुनाव शांति से हुए और लोगों ने अपनी सरकार चुनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र पर भरोसे की मोहर थी। इसने साबित कर दिया कि भारत के लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे देशों की जागीर नहीं है। एक गरीब और नया नया आजाद हुआ देश भी सफलतापूर्वक लोकतंत्र की राह पर चल सकता है। यहीं से भारत के लोकतांत्रिक सफर की शानदार शुरुआत हुई। आजादी और संविधान ने सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं किए, बल्कि समाज को भी बदलने का काम शुरू किया।
सदियों से चली आ रही कई कुरीतियां थीं जिन्हें खत्म करना जरूरी था। सबसे बड़ी चुनौती थी जाति प्रथा। संविधान ने छुआछूत को एक अपराध घोषित कर दिया। दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें भी शिक्षा और नौकरियों में बराबरी का मौका मिल सके। ये काम आसान नहीं था। समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी इस व्यवस्था को बदलने में वक्त लगना था, लेकिन एक मजबूत कानूनी शुरुआत हो चुकी थी। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। एक और बड़ा बदलाव महिलाओं की स्थिति में आया। संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। उन्हें वोट देने का, पढ़ने लिखने का और अपनी मर्जी से काम करने का हक मिला। हिंदू कोड बिल जैसे कानून लाए गए जिनसे महिलाओं को तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति में अधिकार मिले। पहले लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब स्कूल कॉलेज के दरवाजे उनके लिए भी खुल गए। धीरे धीरे महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और नेता बनने लगी। ये एक सामाजिक क्रांति की तरह था जो चुपचाप लेकिन मजबूती से देश को बदल रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत और चुनौती दोनों ही उसकी विविधता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, सबका खान पान, रीति रिवाज अलग है। ऐसे में सबको एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम था। भाषा को लेकर बड़ा विवाद था। सवाल था कि देश की राष्ट्रभाषा क्या है। बहुत बहस के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राज्यों को अपनी भाषा में काम करने की आजादी दी। इस नीति ने देश को भाषा के नाम पर डूबने से बचाया। एकता का सिद्धांत भारत के आत्मा को राष्ट्र इसे नहीं छोड़ते, क्योंकि जब जीतते हैं पूरा देश एक साथ खुश होता है। जब कोई त्योहार आता है तो सब मिलकर मनाते हैं। ये ऐसा कि हम सब अलग होते हैं। ये भारत की असली पहचान है। रामचंद्र को अपनी किताब में इस बात पर जोर देते हैं कि भारत है एक राष्ट्र के रूप में टिके रहना अपने आप में एक चमत्कार है। ये चमत्कार हमारे नेताओं की दूरदर्शिता और हमारे समाज की सहनशीलता की वजह से संभव हुआ। आजादी के बाद का सफर फूलों की सेज नहीं था। देश के सामने एक से बढ़कर एक मुश्किलें आईं। गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन थी। करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, बड़े बड़े बांध बनाए, फैक्ट्रियां लगाईं। मकसद था खेती को सुधारना और देश में उद्योग धंधे बढ़ाना। फिर हरित क्रांति हुई, जिससे देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी जो आज भी जारी है, लेकिन भारत ने गरीबी से लड़ने में एक लंबा सफर तय किया है। ये हमारे किसानों और मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। देश को सिर्फ अंदरूनी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि बाहरी खतरों से भी निपटना पड़ा। पड़ोसियों के साथ युद्ध हुए, 1962 में चीन के साथ, फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ। इन युद्धों ने देश पर भारी आर्थिक बोझ डाला, लेकिन हमारी सेना ने हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा की। इन मुश्किलों के अलावा देश के अंदर भी कई बार माहौल खराब हुआ। धर्म और जाति के नाम पर दंगे हुए। इमरजेंसी का दौर आया जब लोकतंत्र पर खतरा मंडराया। लेकिन हर मुश्किल के बाद भारत और भी मजबूत होकर उभरा। ये हमारे लोकतंत्र की परीक्षा थी, जिसमें हम पास हुए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत ने एक लंबा रास्ता तय कर लिया है। एक गरीब और अनपढ़ देश से आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं। हमारी आईटी इंडस्ट्री का डंका पूरी दुनिया में बजता है। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि हमने लोकतंत्र का रास्ता चुना। हमने अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाया। हमने मुश्किलों से हार नहीं मानी, बल्कि उनसे लड़ना सीखा। तो भविष्य क्या है? गुहा कहते हैं कि भारत एक असंभव राष्ट्र है जो किसी तरह काम कर रहा है। चुनौतियां आज भी हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। समाज में बराबरी लाने का काम अभी अधूरा है, लेकिन उम्मीदें भी बहुत हैं। भारत एक युवा देश है। यहाँ के करोड़ों युवाओं के हाथ में सपने हैं। अगर हम अपनी संविधान के नियमों पर चलते रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें और मिलकर देश के लिए काम करते रहें, तो भारत का भविष्य उज्जवल है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।